आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब मैं यहाँ आप सभी का व्यक्तिगत परिचय सुन रहा था तो बड़ी खुशी हो रही थी कि एक छोटे से निमंत्रण पे आसपास के जो बिरादरी के जो मुख्य और मजबूत स्तंभ लोग हैं वो सारे इस कार्यक्रम में आए। इसलिए जिन कौम के महापुरुषों के इतिहास के लिए हम उनको जाने जाते हैं, हमारी कौम का इतिहास गौरवशाली रहा है, उन महापुरुषों के कुछ दो चार मैं जयकारे लगवाना चाहता हूं कि आसपास के गांव में और शहरों तक एक आवाज़ निकल करके जाए कि जाट बिरादरी के मोजीज और प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए हैं, भविष्य के ऊपर चिंतन और मनन किया है और अपने कौम के महापुरुषों के सम्मान के लिए आज इस गांव में इकट्ठे होकर के उन्होंने चर्चा करी है। तो जोरदार जयकारों के साथ उन महापुरुषों का जयकारे लगाए। सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भी भाई चेयरमैन साहब ने कहा कि उस व्यक्ति ने, उस नेता ने, उस विचार ने, उस पार्टी ने हो सकता है इन दोनों को छोड़ा हो। अभी भाई नवनीत जी ने कहा कि भाई साहब समय बहुत हो चुका है, थोड़ा आप अपनी बात शॉर्ट करना, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूं कि हो सकता है मेरी बात थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं और ज़्यादा मन इसलिए कर रहा है बोलने का कि यहाँ बहुत ही मोजीज प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं। अगर यहाँ से कोई आवाज़ निकल करके जाएगी, कोई संदेश जाएगा तो हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरी देश और दुनिया में जाट बिरादरी के पास आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के आप प्रवक्ता बनकर के पूरी दुनिया को जाट को मैसेज दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में काम कर रहा है। जब हम गांव देहात से निकल करके राजस्थान प्रदेश की राजधानी जब जयपुर में हायर एजुकेशन के लिए आए और जब 2007 में राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब हायर एजुकेशन के लिए 2007 में एडमिशन लिया और हॉस्टल में पढ़ते थे, लगातार 2007 जुलाई से 2008 की जुलाई तक हमने एक साल का समय व्यतीत किया। हर दूसरे या तीसरे दिन, हर महीने मेरे किसी न किसी साथी का मेरे पास फोन आता कि पलसानिया जी, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के उस सभागार में, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर उस व्यक्ति की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, आप लोगों को पूरी टीम के साथ में आना है और उस जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाना है। उस निमंत्रण को स्वीकार किया। एक साल तक हमने कभी बनर्जी, चटर्जी, खन्ना जी, गुप्ता जी, द्विवेदी जी की जयंती और पुण्यतिथि एक साल तक मनाई और जब 2008 जुलाई में एक साल का समय बीतने के बाद में हमने एक साल के ऊपर चिंतन और मनन किया, एक दिल में विचार पैदा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़े हुए कि किसी न किसी एक भी दिन हम दोनों ने महाराजा सूरजमल, चौधरी सर छोटू राम या ताऊ देवीलाल हो, जाट समाज के किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने नहीं मनाई। उन्हीं पीड़ाओं को बड़े रूप में जब हम सोचने और समझने लगे, वो विचार बड़ा होने लगा। बहुत से मेरे समाज के यहाँ मौजूद प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि जिस दौर से हम निकले हैं, उन पीड़ाओं से निकले हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आप निकले होंगे, उन पीड़ाओं को आपने भी जिया होगा। मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि किसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में नहीं मनाई जाती। इन विषयों पे हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा
उस विचार को लेकर के हमने एक शुरुआत करी 2008 में कि जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेंगे, मेरे कौम के किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि खाली नहीं जाने देंगे। 5, 10, 20, 50, 2,500, 3,000 हजार लोगों को इकट्ठा किया और लगातार 2015 तक मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां हम लोगों ने मनाई। जब मैंने 2013 में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की हायर एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री के लिए मैंने एडमिशन लिया, मेरे दिल में एक विचार आया कि जो डिपार्टमेंट 1952 में इस विश्वविद्यालय में बना, आज तक जर्नलिज्म और इस मास मीडिया में मेरे से पहले कितने साथी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके निकले। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि हम दोनों से पहले 1952 से लेकर के 2013 तक मात्र 5 विद्यार्थी थे जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई लेकर के वहां से निकले थे। जब जांच पड़ताल करी, उन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया तो मात्र 2 स्टूडेंट मिले जो आज उस पेशे को जी रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात मेरी कौम के लिए हो नहीं सकती। और आप दिन उठते अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो और फिर उठ के देखते हो कि आज मेरे कौम के उस कार्यक्रम की, मेरे कौम के उस कलाकार की फोटो इस अखबार में, इस टीवी में आए। जब आपके व्यक्ति, आपके लोग नहीं होंगे तो आप किस उम्मीद से वो सोच लेकर के बैठे हो कि आपके समाज की खबरें छपेगी, आपके समाज के ऊपर चिंतन और मनन होगा। इसलिए उन पीड़ाओं को जीना सीखो, उस सोच को जीना सीखा। और जो विचार और जो सोच हमने राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के निकले, पूरे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे गए, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जाकर के आज ही की तरह 400, 500, 1000 लोगों की टीम बना करके मेरे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाई। और 2016 के अंत में हमने एक शुरुआत करी कि जिस क्षेत्र से हम पढ़ लिख करके निकले, मीडिया की डिग्री हमने ली, एक विचार पैदा हुआ कि मेरे जाट समाज का जितना बड़ा गौरवशाली अतीत है उसको डिजिटल रूप में समाज के सामने लाया जाएगा। किताबें ज्यादा नहीं लिखी गई, कुछ लोगों ने लिखी, लेकिन वो भी 1, 2, 10, 20, 50 लोगों के बीच में सीमित रह गई। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, आधुनिक युग है, दुनिया बदल रही है, इसलिए हमने एक शुरुआत करी। 2017 में भी कलवानिया जी ने बताया था कि 25 दिसंबर 2017 को घोषणा करी कि महाराजा सूरजमल के गौरवशाली इतिहास पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद घर से पैसा लगा करके पूरे देश दुनिया में घूम करके उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। हम चाहते तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम जयपुर में रिलीज कर सकते थे, ज्यादा लोग इकट्ठे कर सकते थे, ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने जब इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी तो एक दिमाग में मैसेज आया, एक विचार पैदा हुआ कि इतना बड़ा महापुरुष जिसने 36 कौम और बिरादरियों के लिए काम किया, उसकी डॉक्यूमेंट्री जयपुर और राजस्थान में दिखाना इनफ रहेगा। उस मिशन को हमने आगे बढ़ाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। और जब दिल्ली में गए, विज्ञान भवन हमने बुक करवाया। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में उस डॉक्यूमेंट्री ने अपना नाम दर्ज करवाया। ये होती है अपने कौम का इतिहास की ताकत। जब फिर से 13 मई 2018 का वो कार्यक्रम था, हिंदुस्तान भर के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से 2, 5, 10 लोगों को बुलाया था। वो 700-800 लोगों का कार्यक्रम था। जिस दिन विज्ञान भवन से 13 मई 2018 को हम निकले और विज्ञान भवन का जो डायरेक्टर था, हमसे उनसे पूछा कि सर, हमने अखबार में देखते हैं, टीवी में सुनते हैं कि देश दुनिया के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं हिंदुस्तान, तो वो विज्ञान भवन से पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं। वो कौन सा हॉल है जिस हॉल के अंदर वो बैठते हैं और पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं? जब उस सबसे बड़े हॉल को हमें विजिट करवाया तो हमारे दिल में एक विचार आया
कि एक न एक दिन मेरे इस जाट सरदारी को इस विज्ञान भवन में बुला करके इस बात का एहसास कराएंगे कि देश और दुनिया में आपको भी सम्मान के रूप में, स्वाभिमान के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। और जो पिछली काफी लंबे समय से जो भ्रांतियां समाज में फैल गई है, जो निराशा का शिकार ये जाट बिरादरी हो चुकी है, उस निराशा के बादलों से दूर करके एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए बिरादरी का मंच और जाजम सजाने का एक प्रयास करेंगे। उसी दिन से पूरे देश और दुनिया में संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया और हमने तय किया 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी को बुलाएंगे। और जिस दिन हमने ये घोषणा करी, मात्र उस दिन हमारे मोबाइल में 5 से 10 कंट्री के लोगों के नंबर सेव थे। हमने घोषणा करी कि 55 देशों के लोगों को विज्ञान भवन बुलाएंगे। लेकिन बताते हुए खुशी है, 1 मार्च 2020 को शाम की संध्या को जब कार्यक्रम समापन हो गया, दुनिया के 62 देशों से समाज बंधुओं ने आकर के एक ऐसा विश्वास पैदा किया कौम के उस मंच और जाजम में कि जब बिरादरी संकट में होगी, मुसीबत में होगी, तो मेरी बिरादरी के कोने कोने से निकल करके लोग कौम के मान और सम्मान के लिए एक मंच, एक जाजम पर भी आएंगे। पूरी देश और दुनिया ने उस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर देखा। पूरी दुनिया का ध्यान उस कार्यक्रम ने अपनी ओर आकर्षित किया, कौम का मान और सम्मान बढ़ाया। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने लोगों के फोन जाट समाज से हमारे पास आए, उससे कहीं ज्यादा अदर समाज के लोगों के फोन हमारे पास आए कि पलसानिया जी, आपने देखे होंगे राजस्थान आप जाते हो, जाट और राजपूत का 36 नहीं 72 का आंकड़ा राजस्थान में है। लेकिन मुझे खुशी तब हुई जब 1 मार्च 2020 को शाम को 6 बजे राजस्थान का सबसे बड़ा राजपूतों का संगठन है राजपूत सभा भवन, उसके अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि पलसानिया जी, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बज गए, आपका कार्यक्रम मैंने अकेले ने नहीं देखा, राजपूत समाज की जो हमारी सभा की जो कोर कमेटी है 50 लोगों की, वो इस हॉल में बैठी है, सामने स्क्रीन पे हमने लाइव उस कार्यक्रम को चला रखा है। और हम उस वक्त का इंतजार कर रहे थे, उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कौन सा जाट नेता खड़ा होकर के मेरे राजपूत भाइयों को गाली देगा, कौन सा जाट नेता खड़ा होकर के हमारी माँ और बहन की हमें गालियां देगा। हमने कहा भाई साहब, हम आपकी बुराई करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। उन्होंने अगला शब्द बोला, वो आपको खुशी होगी, घमंड होगा अपने आप पे कि पलसानिया जी, सुबह से शाम होगी, एक शब्द आपने हमारे खिलाफ नहीं बोला। हमें बड़ी खुशी हुई और हम सारे भाई आज खुश हो रहे हैं कि जाट समाज के अंदर कोई ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने समाज की दशा दिशा पे बात करता है, अपने समाज के युवाओं के भविष्य के ऊपर चिंतन और मनन करता है। और आप बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। जैसे उनका फोन कटा, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का फोन आया कि पलसानिया जी, मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए कि आज पूरी दुनिया के जाट दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण कार्यक्रम हुआ, आपको बधाई और शुभकामनाएं। ये होती है समाज की सबसे बड़ी ताकत, जब सामाजिक रूप से जाट इकट्ठा होता है। जो 36 कोमर बिरादरियां आपकी तरफ देखती है, एक उम्मीद और विश्वास की तरफ देखती है। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्यता और संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। समाज की उस रीति और नीति को हमें समझना पड़ेगा। जो लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढ करके पॉपुलरिटी पाना चाहते हैं, उन लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि उस बिरादरी के मंच और जाजम को खराब करने का प्रयास नहीं करें। और जिस तरीके से जो मान और सम्मान विज्ञान भवन में आपके भाइयों ने दुनिया में जाट समाज का बढ़ाया, वो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि 36 को में वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो सारी चीजें होनी चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इन कार्यक्रमों से क्या होता है जब समाज के युवाओं को कोई फायदा मिले। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। 20 या 22 मार्च के आसपास पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। इंसान को इंसान से नफरत हो गई थी। एक व्यक्ति अपने घर से दूसरे घर में नहीं जा सकता था।
तब वो दिल में पीड़ा हुई, पास बनना बंद हो गए थे। जैसे तैसे हमने जयपुर से पास बनाया और नई दिल्ली की तरफ कूच किया। नई दिल्ली जाकर के हमारी ही संस्था, हमारी समाज का एक संस्थान है जनकपुर में महाराजा सूरजमल संस्थान, उसके अध्यक्ष है कप्तान सिंह जी। मैंने उनको फोन किया, मुको अध्यक्ष जी हमें इस संस्थान का ऑडिटोरियम बुक करवाना है। उन्होंने कहा कि पलसानिया जी सरकार की गाइडलाइन आई हुई है, आप कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमें कार्यक्रम नहीं करना, हमें सिर्फ मंच सजाना है, सामने डिजिटल कैमरे लगाएंगे, क्योंकि हम जर्नलिज्म की मैंने मास्टर की, अभी मैं जर्नलिज्म से पीएचडी कर रहा हूँ, एलएलबी मैंने की है, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर मैंने की है। ये सारी एजुकेशन लेने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ और उस निष्कर्ष को पूर्ण करते हुए हमने उन अध्यक्ष जी से कहा कि ऐसे कोई व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा। समाज के महापुरुषों के ऊपर जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा इतिहासकार है, उन लोगों को बुलाएंगे और उनसे स्मृति वर्चुअल व्याख्यान समारोह के नाम से हम समारोह करेंगे और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर वो कार्यक्रम लाइव रहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने भी जाट समाज के महापुरुषों का आपने नाम लिया अभी, उन सारे महापुरुषों पे आपके भाइयों ने 2020 में बड़े लॉकडाउन में जब लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, घरों में बैठे थे, तब उस नई दिल्ली में जाकर के वो कार्यक्रम किए। 5-5, 10-10, 20-20 लाख लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब पर कार्यक्रमों को देखा। यह है 36 कौम के भाईचारे की ताकत। उसी लॉकडाउन में कभी मेरे पास पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल से, कभी मेरे पास मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सिसोली से फोन आता है, कभी राजस्थान के नागौर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर से फोन आता है। किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का बाप फोन पे रोता है कि पलसानिया जी मेरी 22 साल की नौजवान लड़की अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ी है और उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया, लॉकडाउन लग चुका है, उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है। हमें पता चला है कि आपके कार्यक्रम में अमेरिका, रशिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी से लोग आए थे। हो सकता है मेरी नौजवान 22 साल की लड़की को, मेरे बेटे को कोई मदद मिल जाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो 62 देशों से समाज बंधु आए, जब पलसानी और कलवानी ने उनको फोन किया और उनको कहा कि भाई साहब अमेरिका के एयरपोर्ट पे, जर्मनी के एयरपोर्ट पे मेरे समाज की इज्जत वहाँ खड़ी है, उसके मान और सम्मान में कोई चोट नहीं पहुंच जाए, आपको उसके नंबर लो और तत्काल उसको मदद पहुंचाओ। ये होती है समाज की ताकत। उन लोगों ने 2 महीने, 4 महीने, 5-5 महीने अपने घरों पे उन बहन बेटियों को रखा। किसी ने बेटी बना के, किसी ने भाई बना करके और किसी ने अपनी समाज का नौजवान भविष्य समझ करके अपने घरों पे इस रूप में मदद करी। और जब सारी स्थितियां नॉर्मल हो गई तब फ्लाइट की टिकट करवा करके हिंदुस्तान अपने घर, अपने माँ बाप के पास उन इज्जत को भेजा। यह होती है सामाजिक कार्यक्रमों की ताकत। दूसरी बात, मुझे पता चला देश दुनिया में घूमते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत से नौजवान युवा मेडिकल की विशेषकर पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं। 30-30, 40-40, 50-50 रुपए लोग उनसे पीस के लेते हैं। बहुत से गरीब परिवार की बच्चियां, पढ़ी लिखी होनहार बालिकाएं, होनहार युवा साथी है, लेकिन इसलिए वो वहां नहीं जा सकते कि उनकी जेब में पैसे नहीं है। और हमने जांच पड़ताल करी, मेरे पास रोहतक से एक फोन आया कि पलसानिया जी 35 लाख रुपए कोई व्यक्ति है, वो मेरे से मांग रहा है कि मैं एडमिशन करा दूंगा ऑस्ट्रेलिया में और मेडिकल MBBS में। हमने ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन किया, उसी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया जिसमें वो दलाल या एजेंट एडमिशन करा रहा था। और मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जिस एडमिशन के 35 लाख रुपए वो ले रहा था, आपके भाइयों ने मात्र 15 या 16 लाख में एडमिशन करा दिया। जो एक बच्ची को भेजना चाह रहा था, उसने अपनी दोनों बच्चियों की MBBS ऑस्ट्रेलिया से करा दी। ये होती है सामाजिक प्लेटफॉर्म की ताकत। इसलिए अगर किसी चीज पे हम शंका की दृष्टि से देखेंगे, शंका और निराशा की भावना से देखेंगे, तो मैं नहीं मानता कि सर छोटू राम फिर से जाट समाज में पैदा होने की कोशिश करेगा। मैं नहीं मानता कि शहीद आजम भगत सिंह फिर से जाट समाज में पैदा होने की कोशिश करेगा। हर व्यक्ति चाहता है
कि सर छोटू राम फिर से पैदा हो, भगत सिंह फिर से पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं हो। इस भावना से बाहर निकल करके हमें बिरादरी के मंच और उस जाजम की शोभा बढ़ाने की जरूरत है। उस विश्वास को फिर से मजबूत करने की जरूरत है कि देश और दुनिया की 36 कौम हमारी तरफ देख रही है। जो पिछले 15-20 सालों में जो सामाजिक ताना बाना जो टूट गया, उसको फिर से मजबूती देने की जरूरत है। और फिर से हमने प्रयास बड़ा किया, आज ही की तरह पूरी देश और दुनिया में फिर से निमंत्रण देने का प्रयास किया। और अभी हाल ही में 12 जून 2022 को लोग 2 गांव, 5 गांव, 10 गांवों के लोगों को इकट्ठे करने में समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने जयपुर के अंदर दुनिया के 130 देशों से बिरादरी के लोगों को बुला करके एक ऐसा नायाब गुलदस्ता सजा दिया कि आज पूरे देश और दुनिया की जाट सरदारी को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट पे गैर नहीं घमंड होता है। ये होती है समाज की ताकत। और जब जयपुर में नहीं, पूरी दुनिया के अखबारों में 13 जून 2022 को अखबारों में खबर छपी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबर छपी कि दुनिया के 130 देशों के लोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण अपने भविष्य पर चिंतन और मनन किया, वर्तमान और भविष्य पर अपने हालातों पर विचार किया और शाम होते होते चुपचाप अपने घरों की तरफ चले गए। ये होती है हमारे समाज की ताकत। इसलिए आप सब लोगों को निराशा की भावना से बाहर निकल करके जाट समाज की उस जाजम और बिरादरी को मजबूती देते हुए फिर से काम करने की जरूरत है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि मात्र 5 स्टेट है जिसमें जाट बिरादरी नॉर्थ इंडिया में रहती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ले देखे के वेस्टर्न यूपी, जम्मू, हिमाचल, इसमें ही जाट रहते हैं। उन राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को बेनकाब करने के लिए, उन षड्यंत्रों को बेनकाब करने के लिए हम साउथ इंडिया गए, पूरे शहरों में, गांव गांव, गली गली में घूमे। और ये सुरेश जी पंगाल आपके बीच में बैठे हैं, जो कर्नाटक बेंगलुरु शहर का सबसे बड़ा मार्केट है, चिकपेट मार्केट, उसकी गली गली में घूम के मेरे समाज के उन व्यापारियों को निमंत्रण दिया और उनसे आह्वान किया कि एक दिन समाज के नाम आपको 18 सितंबर को टाउन हॉल आना है। और उन लोगों ने इस रूप में टाउन हॉल की तरफ कूच किया कि जितने लोग टाउन हॉल में थे उससे कहीं ज्यादा टाउन हॉल के बाहर खड़े थे। और जब दूसरे दिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अखबारों में खबरें छपी, इंग्लिश मीडिया में खबरें छपी कि नॉर्थ इंडिया में जो जाट बिरादरी तादाद में रहती है, आज उसका सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था और जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा लोग टाउन हॉल के बाहर थे। और फिर नीचे की लाइन, नीचे जो छपी वो सबसे बड़ी लाइन थी कि आज पता चला है कि साउथ इंडिया के प्रत्येक शहर में 5-5, 10-10 हजार जाट बिरादरी के लोग रहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उन लोगों का भ्रम दूर किया जो मात्र ये कहते कि 5 स्टेटों में जाट रहते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें 500, 5000, 10,000 तक की संख्या हमारे लोगों की नहीं है। इसलिए जब भी जाट को जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान के प्रत्येक गली चौराहे से आवाज निकलेगी। आपको चाहे कोई आंदोलन करो, चाहे धरना देना पड़े, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे आपके सम्मान में, आपके हक और अधिकार के लिए धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली जरूरत है आपको उस निराशा से बाहर निकल के बिरादरी के झंडे को मजबूत करने की जरूरत है। और मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है जब आप लोगों के बीच में आते हैं। हम क्या थे, क्या हो चले, उस दौर को आप याद करो जब लाल किले की प्राचीर से चौधरी चरण सिंह ने 36 कौमेर बिरादरियों को संबोधित किया तो दूर दराज के ग्रामीण अंचल में किसान के बेटे में एक विश्वास पैदा हुआ कि जाट के घर में जन्मा हुआ बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हम उस कौम के लोग हैं। जब देश और दुनिया के अंदर फिर से एक विश्वास पैदा हुआ तो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ताऊ देवीलाल ने बनकर के पूरी दुनिया में दिखा दिया कि हम नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सभ्यता संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, 36 कौमेर बिरादरियों के भाईचारे को मजबूत करने वाले लोग हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि गांव के अंदर
लोग वार्ड पंच का पद छोड़ने के लिए हाँ नहीं बढ़ते, किंतु परंतु करते हैं। लेकिन मुझे खुशी नहीं, घमंड होता है कि इस कौम में पैदा हुआ हूँ कि ताऊ देवीलाल को जब पूरे देश से चुनकर आए हुए सांसदों ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन अपनी पगड़ी जो प्रधानमंत्री की थी वो उतार के वीपी सिंह को सौंप दी और ऐलान कर दिया कि मैं देश का ताऊ रहना पसंद करता हूँ। यह हमारी कौम ने त्याग, तपस्या और समर्पण कोई कर सकता है तो जाट कौम में जन्मा हुआ बच्चा कर सकता है। ये हमारी कौम का इतिहास है। वक्त रहते समय की नजाकत को समझते हुए अगर हमने फैसले अच्छे नहीं लिए, हमने जागरूकता नहीं फैलाई तो आने वाली पीढ़ियां में कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से मंच के माध्यम से बैठ करके हम कौम के महापुरुषों के इतिहास को याद करते हैं, हमें घमंड ही नहीं नाज होता है कि महाराजा सूरजमल ताऊ देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम ने कौम के लिए इतना कुछ किया। और जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आपने महाराजा सूरजमल चौधरी चरण सिंह की तरह आपने क्या किया, उस दिन हम सब लोगों के पास कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं होगा कि हमने भी कौम के लिए किया। इसलिए वक्त रहते समय की नजाकत को भांपते हुए फिर से उठ खड़ा होना होगा। फिर से भविष्य हमारी तरफ देख रहा है, भविष्य की बुनियाद मजबूत करनी है और उस शंकाओं से बाहर निकल करके फिर से हमें कुछ नया करने की जरूरत है। आप देखिए, चाहे प्रदेश की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी हो, हर दूसरी कोठी हमारे लोगों की हुआ करती थी। जब चाहे देश की केंद्रीय कैबिनेट की बात हो, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, शर्म और लानत आती है कि जहां 5-5, 7-7 कैबिनेट मंत्री देश की संसद में बैठते थे हमारे लोग, आज वहां एक भी कैबिनेट मंत्री आपके बीच का आपका भाई नहीं है। आप सोच सकते हो कि आपका भविष्य जहाँ देश की दशा और दिशा तय होती है, जहाँ देश की भविष्य की बुनियाद लिखी जाती है, और वह आपके बीच का अगर एक भी व्यक्ति नहीं है तो किस रूप में आपके खिलाफ षड्यंत्र होते होंगे, किस रूप में आपके खिलाफ निराशा की भावना तैयार की जाती होगी। इसलिए उन चीजों को समझना पड़ेगा। चाहे प्रदेश हो चाहे देश की राजधानी हो, उनकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी बात चल रही थी कि उस पार्टी, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टियां, उनके डंडे और झंडे को अपने घरों पे छोड़ करके बिरादरी का झंडा और डंडा मजबूत कर दो, फिर से आपकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। और जिस तरीके से अलग विचार, अलग पार्टी, अलग पंथ, अलग रीति नीति होने के बावजूद भी जब चौधरी चरण सिंह को ताऊ देवीलाल की जरूरत महसूस हुई, उस दिन देवीलाल जी मंच पर नहीं जा सकते थे, पर्दे के पीछे रह करके चरण सिंह जी को वो ताकत दे दी कि देश के प्रधानमंत्री बने। और जब देवीलाल जी को जरूरत पड़ी तो चरण सिंह जी पर्दे के पीछे रह करके अपने भाई देवीलाल को वो ताकत दे दी कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो आज के समाज बंधुओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस विचार में, जिस पार्टी और जिस झंडे के नीचे हम काम करते हैं, वो कांग्रेस का जाट, वो बीजेपी का जाट, वो सपा, बसपा, आरएलडी, आईएनएलडी का जाट, उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। जब बिरादरी संकट में हो, मुसीबत में हो, हम सब लोगों को देवीलाल जी और चौधरी चरण सिंह जी की तरह एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं कि वो दौर हम आप सब लोगों ने देखा है, फिर से उस दौर को हम आप लोगों के बीच में हम सब मिलकर के ला सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों को जिम्मेदार लोग हैं, मोजीज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्यता और संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मैंने बहुत से क्रांतियों का इतिहास पढ़ा है, मैंने बहुत से आंदोलनों का इतिहास पढ़ा है और उस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, तुलनात्मक रूप से पढ़ा है। और इस निष्कर्ष पे निकलने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी क्रांति हो, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 10 साल में पूरी नहीं होती। उसके लिए 5 से 10, 20 साल का समय लगता है। और जो विचार राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के निकले हैं, जो आंदोलन विश्वविद्यालय से लेकर के निकले हैं, आज वो हर घर, हर जाट के घर में पहुंच चुका है। आने वाला वक्त जब आए, कोई भी व्यवस्था परिवर्तन हो, कोई भी आंदोलन खड़ा हो, तो उसका मुखिया मेरी कौम का कोई नौजवान युवा होना चाहिए, मेरी कौम का कोई व्यक्ति होना चाहिए। उस और हमें आज से भविष्य की तरफ देखने की जरूरत है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के
प्रयास करने की जरूरत है, और प्रयास इस रूप में करने की जरूरत है कि 19 मार्च को फिर से वो तारीख निश्चित करी गई है। और मैं हरियाणा प्रदेश में पिछले 10-12 साल से बहुत आना और जाना है। मुझे बखूबी पता है कि हरियाणा प्रदेश की जाट बिरादरी की क्या मेहमान नवाजी होती है। जब हरियाणा प्रदेश में कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत और सत्कार किस रूप में होता है। पूरी देश और दुनिया में निमंत्रण दे रहे हैं। पूरी दुनिया के जाट बिरादरी आप ही के प्रदेश पंचकुला, जो आप ही का जिला हेडक्वार्टर है, उसमें पूरी दुनिया के जाट आ रहे हैं। और इस बार हरियाणा प्रदेश मेहमान की भूमिका नहीं है, मेजबान की भूमिका में है। और मेजबान की क्या जिम्मेदारियां, क्या ड्यूटियां होती है, आप बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए पंचकुला की तरफ आपको इस रूप में कूच करना है कि ऐसा लगना चाहिए उस दिन पंचकुला में कि वो कार्यक्रम पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल में हो रहा है, वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में हो रहा है, या राजस्थान के किसी जिला हेडक्वार्टर पे हो रहा है। इस रूप में आपको वहां आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। और नहीं कराओगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जिस रूप में अगर आप आ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका मान और सम्मान फिर से गौरवान्वित होगा। आपके हक और अधिकार की फिर से बात होगी। चाहे प्रदेश और देश की सरकारें हो जिन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन षड्यंत्रों को हम सबको मिलकर के बेनकाब करना है। और अभी भाई साहब ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के व्यक्ति हो सकते हैं या किसी पार्टी के हो सकते हैं। हिंदुस्तान में आप उठा करके देखना, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना कि देश की जाट बिरादरी में कोई भी एक नेता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से आंख मिला करके कोई बात कर सकता है कि आपके भाइयों ने इसी 31 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री के सामने जाकर के आंख से आंख मिला करके निवेदन करके आए कि हमारे कौम के महापुरुषों का सम्मान करना पड़ेगा, हमारे हक और अधिकार की फिर से बात करनी पड़ेगी। और हमने कभी उनको इनविटेशन नहीं दिया। खुद प्रधानमंत्री ने दिवाली के दूसरे दिन फोन करके बधाई दी कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। और मुझे पता लगा है, मैंने आपके सारे कार्यक्रम देखे हैं कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री होने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बधाई दूं, शुभकामनाएं दूं। वो आप ही की ताकत थी कि देश के प्रधानमंत्री को आपके भाइयों को बुलाना पड़ा। इसलिए हमें फिर से उठ खड़ा होना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और हमें जब एक लेटर उनको दिया और उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, हमने कहा कि आप खुद पढ़ लीजिए। सबसे पहला लिखा था कि अगर किसी भी किसान बिरादरी की मूर्ति इस सेंट्रल विस्टा में लगे तो सबसे पहले सर छोटू राम की लगनी चाहिए। किसी महाराजा की मूर्ति इस नई लोकसभा में लगे तो महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। अगर किसी भी फ्रीडम फाइटर की मूर्ति लगे तो सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। वो डिमांडें लेकर के हम गए और कहा कि इन सारे महापुरुषों के इतिहास को आप पाठ्यक्रमों में भी शामिल करें। सीबीएसई, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में हमारे कौम के इतिहास को शामिल करें। तो ये होती है कौम की ताकत। उन्होंने अगली बात कही कि आप कहाँ से टिकट मांगने आए हो। जितने भी जाट नेता मेरे पास आते 2014 से आज लग रहे के, जब पूरी बात हो जाती है उठ करके जाने लगते हैं तो मुझसे एक बात बोलते हैं, मेरे भाई, फूफा, चाचा, ताऊ को यहाँ से टिकट दे देना, ये व्यवस्थाओं में शेयर कर दो, नहीं करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। धमकी दे करके और जाते हैं। लेकिन हमने कहा हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठाएं नहीं चाहिए, हमें समाज का काम कर रहे हैं। हमें समाज और बिरादरी बड़ा लाड प्यार और स्नेह हमें हमेशा देती है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर एमएलए एमपी बनना होता तो आज इस गांव में नहीं होते, हम किसी लोकसभा में, किसी विधानसभा में दिन रात मेहनत करते। और पिछले 8-10 सालों में जो मेहनत करी है उस मेहनत के दम पे कह सकता हूँ एमएलए एमपी बनना कोई हमारे लिए छोटी बात है। इतनी मेहनत वहाँ करेंगे तो एक बार नहीं दूसरी बार में पक्का जीत करके आ जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो मान सम्मान बिरादरी ने और आप लोगों ने यहाँ बुला करके दिया है, इसकी इज्जत कभी कम नहीं होने देंगे। जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान और सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। और जब जाट बिरादरी पलसानी और कलवानियों को कभी भी याद करेगी, आप लोगों के बीच में आकर के आपका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ कि पंचकुला वाले कार्यक्रम के लिए
आप आयोजक और संयोजक बनकर के आना। आज के बाद में गांव गली चौराहे पे आप खुद आयोजक और संयोजक बन के उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करोगे। उसकी व्यवस्थाएं आपको खुद को निश्चित करनी है। और एक दिन पहले आकर के जो भी मेरे समाज के नौजवान युवा है खुद अपनी ड्यूटियां खुद सुनिश्चित कर ले। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 19 मार्च को पूरे देश और दुनिया में फिर से आपकी इस बिरादरी का झंडा बुलंद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज।